नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग AIB 19 के पर्पस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज में जो आपके नए क्रिमिनल लॉस हैं, यानी जो तीनों क्रिमिनल लॉस 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं और जो पुराने हमारे क्रिमिनल लॉस हैं IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी नया सिलेबस अपडेट हुआ है जिसमें से दोनों को ऐड कर लिया गया है, ओल्ड प्लस न्यू। तो आज ओल्ड प्लस न्यू यानी आपके BNSS और IPC के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे। और आप एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के न्यायालय के समक्ष लाएगा। यह आदेश किस धारा में दिया गया है? ए ऑप्शन धारा 76 में, बी ऑप्शन है धारा 77 में, सी ऑप्शन धारा 78 में और डी ऑप्शन है धारा 79 में। तो आप बताइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस धारा में ये बात बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 78 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर यही बात पे वारंट के साथ है तो धारा यानी 78 में ये बात समझाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? यानी मेंसरिया से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो मेंसरिया का कौन सा एलिमेंट नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन है हमला एसाल्ट, बी ऑप्शन है द्विविवाह, सी ऑप्शन है मानहानि और डी ऑप्शन है रिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी द्विविवाह जो है आवश्यक एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जो कोई अपराध होता है उसको सबसे पहले मेंसरिया यानी मन में कोई ठान लेता है या मन में उसका भाव लाता है, तो उसको सबसे पहले अपराध का प्रथम आवश्यक तत्व है मेंसरिया, मन है स्थित। अब इसके जो कुछ अपवाद है जैसे द्विविवाह और दूसरा है लोक उपताप, तीसरा अपवाद है अपलेख और चौथा है न्यायालय की अवमानना। तो ये चार जो है एलिमेंट्स हैं जो अपवाद में आते हैं। बाकी हमला, मानहानि, रिस्ट ये दुराशय के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पूरा ऑप्शन नहीं आ पा रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। ए ऑप्शन है धारा 63 से 81 तक, बी ऑप्शन है धारा 84 से 89 तक, सी ऑप्शन है धारा 72 से 83 तक और डी ऑप्शन है धारा 90 से 93 तक। तो इसका आंसर आपको कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 84 से लेकर के 89 तक में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर फरार हो जाता है, ऑफेंडर हो जाता है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की किस प्रकार से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? ए ऑप्शन है चोरी, बी ऑप्शन हत्या, सी ऑप्शन लोक कंटक और डी ऑप्शन है ठग। तो मेंसरिया में कौन सा जो है सिद्धांत मान्य नहीं है? तो चोरी भी मेंसरिया, यानी कोई चोरी करता है तो उसके मन में चोरी का भाव आता है, हत्या करता है तो भी उसके मन में दुराशय आता है, मेंसरिया का भाव आता है, ठगी करता है कोई तो ये भी यहाँ पर भी मेंसरिया आता है, उसके मन में पहले आशय आता है कि किस तरीके से चोरी करना है, प्लानिंग करना है या किसी को ठगना है या किसी का मर्डर करना है। लेकिन लोक कंटक जो है यहाँ पर ये नहीं आएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं शब्द जो है नज़रअंदाज हो जाता है, तो नहीं का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में फरार व्यक्तियों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है? यानी ऑफेंडर क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है।
क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में फरार व्यक्तियों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है धारा 84 क्लास 1, बी ऑप्शन है धारा 84 क्लास 2, सी ऑप्शन है धारा 83 क्लास 3 और डी ऑप्शन धारा 84 क्लास 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन धारा 84 क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है? तो आपको केस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और केस से संबंधित जो लेटेस्ट केस हैं उनको ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब परिवर्तन हो रहा है। जो सेक्शन है, चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे पहले, अब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने लगे हैं, केस पे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है पढ़ने का थोड़ा सा तरीका हमें बदलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, मेंसरियासिस को के सिद्धांत को कौन पुनर्जीवित करता है? ए ऑप्शन सिराज बनाम डी रुटजेन और बी ऑप्शन ब्रेड बनाम वुड और सी ऑप्शन है ब्रेड बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन और डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो ब्रेड बनाम वुड का जो केस था वो मेंसरिया यानी 1946 का केस था, सन 1946 का, और ये मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है। और इसी संबंधित जो अन्य केस है वो भी मेंसरिया से संबंधित है, सिराज बनाम डी रुटजेन का, ब्रेड बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा के जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय पारित किया जा सकता है? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा के जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है? ए ऑप्शन है धारा 86, बी ऑप्शन धारा 85, सी ऑप्शन धारा 84 और डी ऑप्शन है धारा 87। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी धारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है। यह मत किस बात में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है? ए ऑप्शन हार्डिंग बनाम प्राइस, बी ऑप्शन है सिराज बनाम डी रुटजन और सी ऑप्शन है आर बनाम प्रिंस और डी ऑप्शन है एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिराज बनाम डी रुटजेन। ये जो केस है 1895 का केस है और इसी में बताया गया था कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित है जब तक कि इसे प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए। और इसी को बाद में महाराष्ट्र बनाम एम एच जॉर्ज और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के जो केस थे उनमें भी इसी को मान्यता दी गई। यानी सिराज बनाम डी रुटजेन का जो केस था 1895 का, उसी केस को महाराष्ट्र बनाम एम एच जॉर्ज और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के केस में इसको मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के निम्नलिखित कौन सी धारा में संपत्ति की कुर्की के बारे में दावों और आपत्तियों का उपबंध किया गया है? ए ऑप्शन धारा 84, बी ऑप्शन धारा 85, सी ऑप्शन धारा 86 और डी ऑप्शन है धारा 87। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी धारा 87 में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता। यह किस बात में व्यक्त किया गया था?
ए ऑप्शन सिराज बनाम डी रुडजेन, बी ऑप्शन आर बनाम डांडले और स्टीफन, सी ऑप्शन हार्डिंग बनाम प्राइस और डी ऑप्शन आर बनाम प्रिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिराज बनाम डी रुडजेन। यानी मेंसरिया में जो है अपराध का एक आवश्यक एलिमेंट्स है और इसको जो है सिराज बनाम डी रुडजेन के बाद में जो न्यायाधीश थे उन्होंने राइट निर्णय दिया और बताया कि प्रत्येक अधिनियम में मेंसरिया अंतर्निहित है जब तक इसे प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित कौन सी धारा के अधीन दस्तावेज जिसके कब्जे में है उस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित कौन सी धारा के अधीन दस्तावेज जिसके कब्जे में है उस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है। ए ऑप्शन है धारा 90, बी ऑप्शन धारा 95, सी ऑप्शन धारा 94 और डी ऑप्शन है धारा 91। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धारा 94 में बताया गया है कि अगर दस्तावेज किसी के कब्जे में है और वो व्यक्ति जो है दस्तावेज नहीं पेश कर रहा तो उसको जो है पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संवैधानिक अपराध से संबंधित है। ए ऑप्शन आर बनाम प्रिंस, बी ऑप्शन मैकनाटेन का वाद और सी ऑप्शन डीपी बनाम बियर्ड का वाद और डी ऑप्शन आर बनाम डांडले एवं स्टीफन का वाद। तो मैकनाटेन का वाद जो है ये जो केस है विकृत चित्तता से संबंधित है। विकृत चित्तता से संबंधित है और विकृत चित्तता जो बताई गई है धारा 84 में बताई गई आईपीसी के। और डीपी बियर्ड्स का जो सिद्धांत है वो ममता से संबंधित है। ममता के सिद्धांत से संबंधित है और ये जो धारा में बताया गया धारा 85 में ये बात बताई गई है कोई जो है शराब पी लेता है, शराब के नशे में या यानी उसका माइंड जो है फ्रेश नहीं रहता, उस स्थिति में कार्य कर देता है तो धारा 85। आर बनाम डांडले एवं स्टीफन का केस जो है धारा 81 में बताया गया है कि आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित केस है। तो आर बनाम डांडले एवं स्टीफन का केस जो है आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित केस है और धारा 81 में आईपीसी के। और डीपी बनाम बियर्ड्स जो है ममता के सिद्धांत से संबंधित यानी एल्कोहल वगैरह पी लेने से संबंधित है। मैकनाटेन का वाद जो है विकृत चित्तता यानी धारा 84 से संबंधित है। और आर बनाम प्रिंस का जो केस है दुराशय और संवैधानिक अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है। तो वारंट कौन जारी कर सकता है आपको बताना है। दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए ए ऑप्शन पुलिस अधीक्षक, बी ऑप्शन कोई भी न्यायालय, सी ऑप्शन केवल सत्र न्यायालय और डी ऑप्शन केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोई भी न्यायालय। और ये बात जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 94 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। ए ऑप्शन है प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, बी ऑप्शन है प्रिंस का अवैध कार्य करना, सी ऑप्शन है प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत करना और डी ऑप्शन है प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना, क्योंकि आर बनाम प्रिंस का जो केस था अवैध और निषिद्ध होने के कारण जो है प्रिंस को दंडित करने का आधार था। और इसी तरीके से आर बनाम प्रिंस प्रकरण ब्लैकबर्न जज द्वारा जो है
1875 में इसे निर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट से संबंधित है? आशय है। मैं तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है? ए ऑप्शन है धारा 100, बी ऑप्शन धारा 97, सी ऑप्शन धारा 94 और डी ऑप्शन है धारा 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाए ए, यानी धारा 100 जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, जिसे हीबियस कार्पस के नाम से जानते हैं। और अगर देखा जाए सीआरपीसी में ये सेक्शन कौन सा था, तो सीआरपीसी में सेक्शन 97 था। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कौन आर्डर जारी कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जारी कर सकता है, एसडीएम जारी कर सकता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? ए ऑप्शन है श्रीनिवासमल बरोलिया बनाम एम्परर में, बी ऑप्शन आर बनाम टालसन में, सी ऑप्शन नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी, क्योंकि आईपीसी 1860 में दुराशय को पृथक रूप से निरूपित नहीं किया गया है और इसके स्थान पर जो है आशयपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्वक, उपेक्षा, उतावलापन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करने के बारे में उपबंध करती है? ए ऑप्शन धारा 104, बी ऑप्शन धारा 108, सी ऑप्शन धारा 109 और डी ऑप्शन धारा 110। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 105 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डांडले एवं स्टीफन के बाद में दी गई थी, तो किस जज द्वारा दी गई थी? ए ऑप्शन लॉर्ड डेनमैन, बी ऑप्शन लॉर्ड कलिरिज, सी ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन और डी ऑप्शन है न्यायाधीश पोलाक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कलिरिज ने जो है ये टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 19, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, निम्नलिखित में से किस केस में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? आर बनाम टालसन के केस में और नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर के केस में, आर बनाम गोविंदा के केस में, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर बनाम टालसन के केस में यह जो है विवेचना की गई थी कि कोई अपराध विधि का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है यदि उसका मन अपराधी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया, उसने उसके बारे में पता लगाया, यानी पत्नी ने पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष बाद तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने दूसरा विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने का वाद लाया, तो पत्नी क्या होगी? क्या दोषी होगी? क्या होगी? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2 विवाह की दोषी नहीं है क्योंकि उसका दुराशय नहीं था। बी ऑप्शन है 2 विवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। सी ऑप्शन है 2 विवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। डी ऑप्शन दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 विवाह की दोषी नहीं है क्योंकि उसका दुराशय नहीं था
और ये जो केस है ये आर बनाम टाल्सन का जो केस था 1889 का, उस पे आधारित है। यानी पत्नी ने दूसरा विवाह के अपराध की दोषी नहीं है, क्योंकि उसने दूसरा विवाह उचित विश्वास पर किया, क्योंकि उसको लगा कि अब 6 साल हो गए हैं, मेरा पति जो है अब जीवित नहीं है, तो उसने पूर्ण तथ्य की भूल के आधार पर ये कृत्य किया, ना कि विधि की भूल के आधार पर। यानी तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो ये हो गए 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।